तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जीओसी का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी लगाए हैं, और जैसे कि मैंने बोला था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर आने वाला है, उसकी वीडियो हम कल डालेंगे। ठीक है, आज मैंने जो स्टार्ट किया है वो मैंने सोचा कि क्लास 11 तो मैंने चालू करा दिया है केमिस्ट्री से, तो मैंने सोचा क्लास 12 का मैं फिजिक्स भी चालू कर देता हूँ। ठीक है, ताकि क्लास 12 के बच्चे भी थोड़ा सा पढ़ सके हमारे चैनल से। ठीक है, और जो क्लास 11 का IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो कल की वीडियो में आ जाएगा और उसके नोट भी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए, तो आज जो हम चालू करेंगे वो है क्लास 12 की फिजिक्स को। ठीक है, और इसके अंदर हम पहला चैप्टर देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर आपके दो टॉपिक कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर, और इसके आगे वाला चैप्टर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वाला है वो भी कवर हो जाएगा, और कैपेसिटर और कंडक्टर वाला पार्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट कवर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चालू करते हैं हमारा चैप्टर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है पहले वो समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है? तो रुके हुए चार्जेस के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, ठीक है, वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या हम स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड generated ड्यू टू रेस्टलेस चार्ज बोल सकते हैं, रेस्ट पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण जो कि रेस्ट पे है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है, तो उसी के स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया है वर्ड चार्ज के बारे में। अब चार्ज है क्या? ठीक है, बेसिकली हम यहाँ जो चार्जेस की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, तो इस चार्जेस का क्या नाम हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? बेसिकली ये किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी भी मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। आप कोई भी दुनिया का कोई मैटर ले लीजिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसका सिंबल क्या है, इसका यूनिट क्या है, और ये कौन सी क्वांटिटी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा पढ़ा ही है हम लोगों ने वैसे तो 10th क्लास में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज का थोड़ा बहुत आता है जिक्र। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूँ यूनिट, यहाँ पे डाल देता हूँ सिंबल और यहाँ डाल देता हूँ क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, तो यूनिट आ जाएगा इसका कूलम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं कूलम को, और सिंबल हो जाएगा चार्ज को दिखाते किस चीज से, तो क्यू से दिखा देंगे, या फिर स्मॉल क्यू से हम इसको क्यू नॉट, स्मॉल क्यू नॉट से हम क्या दिखाएंगे? रेस्ट पॉइंट चार्ज को, और क्यू को हम लोग बड़े चार्ज से दिखाएंगे, मतलब कुछ बड़े अमाउंट का चार्ज होगा, 1 कूलम 2 कूलम ये हो जाएगा। माइक्रो मिनी कूलम में हम क्यू नॉट से दिखाएंगे उसको। ठीक है, क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब इधर देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं। तो भैया पढ़ते जैसे आ रहे हैं हम लोग 9th 10th 8th, तो हमें पता है कि हमारे पास जो चार्जेस के टाइप्स हैं वो दो हैं। ठीक है, कौन से? पहला हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोल देते हैं कभी ना कभी तो। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इसको हम लोग प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहता है बेसिकली। फिर आता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज
अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये थोड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, शायद आपको आते होंगे, ठीक है, नहीं आते तो जान लीजिए। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज आती हैं दोनों की, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कुछ वैल्यूज आती हैं, वो देख लीजिए। दोनों के जो चार्जेस है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, वो सेम रहता है, बस फर्क क्या आ जाता है, पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव लग जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज में होगा ये, ठीक है। क्या मैंने बोला, देखिए चार्ज कितना होगा इनके ऊपर, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दोनों पे चार्ज है। ये हो जाएगा प्रोटॉन के लिए, और अगर हम माइनस चार्ज लिख दे तो यही हो जाएगा चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए। चार्जेस दोनों में सेम है, फर्क कहाँ आता है, इन दोनों के मासेस पे। प्रोटॉन का मास अलग है और इलेक्ट्रॉन का मास अलग है। इलेक्ट्रॉन का मास बेसिकली बहुत छोटा है प्रोटॉन के मास से, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन क्या है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको मिल जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और वही अगर हम इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा है हमारा इलेक्ट्रॉन का मास अगर कंपेयर करें किससे, प्रोटॉन के मास से, ठीक है। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक था। अब जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, ठीक है, चार्ज की हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी आती है, वो हम बोलते हैं उसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज जो है क्वांटाइज यूनिट है। क्वांटाइज यूनिट का मतलब क्या हो गया कि जब भी हम चार्जेस को देखेंगे वो क्या होगा, मल्टीपल इंटीग्रल होगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। क्या मैंने बोला देख लेते हैं आइए। तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज है ना किसी बॉडी के ऊपर, उसका वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाओगे उतना ही बॉडी पे चार्ज बढ़ता जाएगा। तो सिंपल से ये फॉर्मूला आपने बहुत यूज किया होगा 10th क्लास में, आई थिंक, Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ठीक है। प्लस माइनस एनी का मतलब क्या, तो भैया खाली चार्जेस में इलेक्ट्रॉन थोड़ा आता है, चार्जेस में तो मैंने किसकी बात की है, प्रोटॉन की बात की है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये और एन आपका क्या हो जाएगा, कोई भी इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल है तो इंटीजर यहाँ पे एन आप ले सकते कोई भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अलावा भी, कि क्या चार्ज कंजर्व यूनिट है या फिर नॉन कंजर्व यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करने वाले हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो किसी भी आइसोलेट सिस्टम के लिए ध्यान रखिएगा, मैं ओपन सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आइसोलेट मतलब जिसके फर्दर हम इसके अंदर चार्ज नहीं डाल सकते, जितना चार्ज उसके अंदर पार्टिकल के अंदर है। मान लीजिए मैंने ये सिस्टम बना दिया, इस सिस्टम के अंदर मैंने मान लीजिए 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम चार्ज डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैंने आइसोलेट कर दिया, मतलब इसके आगे हम फर्दर इसके अंदर और चार्ज नहीं डाल सकते हैं, जितना चार्ज है वो मैक्सिमम आ चुका है। तो ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज है, मान लीजिए जो टोटल चार्ज आएगा कितना आ जाएगा, 15 कूलम आ जाएगा, ये कंजर्व्ड है, ठीक है। ये आगे चेंज नहीं होगा आइसोलेट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो क्या मैंने बोला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दो छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन हो जाता है बच्चों में कि क्या, कि हम चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। हमें तो यही बताया गया कंजर्वेशन एनर्जी लगाकर कि भैया चार्ज या फिर एनर्जी को कभी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है,
कि चार्ज कभी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। बट आप आ चुके हैं हायर क्लास में, आप आ चुके हैं क्लास 12th के अंदर। तो क्लास 12th के अंदर आप एक चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियाई, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें होते हुए दिखाई देंगी कि आपका चार्ज टूटेगा भी और चार्ज क्रिएट भी होगा। ठीक है, तो क्या हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियाई के अंदर कि यस, क्या भैया यस बोल रहे हैं कि यस, चार्ज पार्टिकल्स कैन बी क्रिएट और डिस्ट्रॉय। चार्ज पार्टिकल आप क्रिएट भी कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग नेट चार्ज कि बॉडी पर कितना नेट चार्ज आ रहा है, मतलब टोटल चार्ज कितना आ रहा है, उस चीज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होगा। जितना चार्ज है उतना ही चार्ज रहेगा नेट। ठीक है, बट हम लोग चार्ज के पार्टिकल्स को, मतलब इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन को या प्रोटॉन को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके अंदर आने वाला ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतना बात समझ आया आपको? ठीक है, क्या बोला मैंने? नेट चार्ज कांट बी क्रिएट। ठीक है, कांट बी क्रिएटेड ड्यू टू, यहां पे आपका लग जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में कुछ बातें। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट, बहुत ही ऑब्जर्वेबल पॉइंट हो सकता है ये, कि जो चार्ज है, चार्ज इज फ्रेम इंडिपेंडेंट। क्या मैंने बोला? फ्रेम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब समझिए आप पहले कि चार्ज को हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे देखें वही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आउटर स्पेस में हूं, ठीक है, और मैंने किसी चार्ज को ऑब्जर्व किया, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज उसको ऑब्जर्व किया, वो मेरे लिए 5 कूलम है, और आप धरती के अंदर रहकर, अर्थ के अंदर रहकर उसको ऑब्जर्व करें तो आपके लिए भी वो 5 कूलम भी रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी फ्रेम में हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हो, ठीक है, या फिर डाउन द ग्राउंड चले जाओ, ठीक है, तब पर भी आपका चार्ज सेम ही रहेगा। वो किसी फ्रेम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप किसी भी फ्रेम में देख रहे हो, आप चाहे बस के अंदर बैठ के देख रहे हो, ट्रेन के अंदर बैठ के देख रहे हो, ठीक है, आप ग्राउंड में खड़े होकर देख रहे हो, किसी भी फ्रेम से देख रहे हो, ठीक है, आप चाहे लाइट की स्पीड से भाग रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए वो चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, उसके किसी फ्रेम की जरूरत नहीं है। चार्ज को ऑब्जर्व करने के लिए किसी फ्रेम की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्रेम में वही आपको चार्ज दिखेगा। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या बोल सकते हैं, एक टाइप का कॉन्सेप्ट था जो हमारे आइंस्टीन सर ने दिया था। क्या था उन्होंने दिया था रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट दिया था। ये क्या इन्होंने बताया, देखिए, ठीक है, कि मान लीजिए जो कि हमारा मास है, ठीक, किसी भी पार्टिकल का जो मास है वो उसके स्पीड पर डिपेंड करता है। ठीक, किसी भी पार्टिकल के मास को डिपेंड करता है कि कितनी उस पार्टिकल की स्पीड है। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया था। ठीक है, अगर आई थिंक क्लास 11th आपने पढ़ा होगा, तो आई थिंक क्लास 11th के पहले ही चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर आपको ये फॉर्मूला देखने को कहीं ना कहीं मिला होगा, आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, मेरे को तो याद है जब मैंने 11th पढ़ा था तो ये फॉर्मूला देखा था। जब मैं 12th में आया तो ये फॉर्मूला जब हम लोग सर ने पढ़ाया था तो बड़ा वो लगा था। ठीक है, तो क्या है ये फॉर्मूला, देखिए कि जो मास है पार्टिकल का वो उसके रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस उसके स्पीड, पार्टिकल के स्पीड और लाइट के स्पीड को डिवाइड करे तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन के आता है। ठीक है, इसी मास को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, तो इससे क्या निकल के आया था कि जो चार्ज है वो पार्टिकल के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। पार्टिकल की स्पीड आप चाहे लाइट की स्पीड की इक्विवेलेंट कर दे तब पर भी चार्ज वही का वही रहेगा, चार्ज नहीं बदलने वाला। ठीक है, क्या बोला? चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन अ स्पीड ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता चार्ज, बट पार्टिकल का जो मास है, ठीक है, ये हो जाएगा पार्टिकल मास
उसके स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ पार्टिकल। समझ आ रहा है ना आपको? तो या और ये जो हमारा एम नॉट बनाया है ये हमारा है रेस्ट मास। क्या हो जाएगा? रेस्ट मास। अब इस रेस्ट मास वाला कॉन्सेप्ट हम एक और चैप्टर में भी देखेंगे, डुअल नेचर के अंदर फोटॉन्स का, कि जो फोटॉन्स का रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है, ये हम देखेंगे। तो ये रिलेटिविस्टिक मास का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो प्लीज सब्र कीजिए, ये आएगा अभी आगे। कब? मैंने बताया डुअल नेचर के अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। बट अभी आप ये समझ लीजिए कि जो पार्टिकल का मास है वो स्पीड, पार्टिकल के स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर इसका कोई फॉर्मूले में हम लोग यूज नहीं करेंगे, बेसिकली आइडिया लेने के लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं कि इसी रिलेशन से हम लोग ये पता लगाए हैं कि चार्ज डिपेंड करता नहीं है स्पीड ऑफ पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर दीजिए, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसको आंसर करिए कि क्या मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से इनकरेक्ट फाइंड करना है। इनकरेक्ट अबाउट चार्ज। आपको कोई भी अगर ऑप्शन इनकरेक्ट लगे चार्ज के अकॉर्डिंग, वो आप मेरे को बता देंगे। क्या हो जाएगा? क्वांटाइज्ड, कंजर्व्ड, एडिटिव और नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देखिए कि ये जो हमारी चार्ज प्रॉपर्टीज लिखी है, इसमें से चार्ज की प्रॉपर्टी इनमें से कोई एक नहीं है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। जी हाँ, अभी देखा था चार्ज का क्वांटाइजेशन Q = एनी, ठीक है, ये हो जाएगा। चार्ज कंजर्व भी हम लोग देखा था कि जो नेट चार्ज होता है किसी भी बॉडी के अंदर वो कंजर्व रहता है। चार्ज का एडिटिव नेचर भी है कि किसी भी आइसोलेट सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ लिखा है चार्ज क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता? होता है। अभी हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे कि चार्ज किस किस तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग वाले मेथड होंगे, बाय फ्रिक्शन, बाय कांटेक्ट, बाय इंडक्शन, कि हम चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, इनकरेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आई होप सो आज के लिए मैं इतना ही पैकअप करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स का आज, ठीक है। कल हम जो चालू करेंगे वो हम चालू करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जिंग, और फिर हम लोग कूलम्स लॉ के ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे पूरे चैप्टर को हम ऐसे लेक्चर वाइज फिनिश करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप अभी तक जुड़े हैं हमारे साथ तो थैंक यू, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस को लाइक आप, मुझे लग रहा है कि आप करते नहीं हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर्स अच्छे आ रहे हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं हमारे, तो प्लीज़ लेक्चर्स को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे उनको भी हमारे लेक्चर्स के बारे में पता चलेगा और हमारे लेक्चर्स को भी वो एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी जाकर कमेंट बॉक्स पे टेलीग्राम का लिंक पिन कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स, ठीक है। मेरे बेहतरीन नोट्स आपको मिलेंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। कोई आपको तकलीफ हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स पे आकर पूछ सकते हो, और कोई भी अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।